और आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। हमारे साथ हैं AIMIM पार्टी के अध्यक्ष, देश के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आप जी पहुंच पा रहे, तो आवाज अगर बढ़ाए तो बड़ा मेहरबानी होगी। सर, आपकी आवाज ही मुझ तक नहीं आ रही है, जरा इसको ठीक कर लें। ओवैसी साहब को हम नहीं सुन पा रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी जी, आवाज नहीं आ रही वहाँ पर। जी सर, अब मैं आपको सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, अगर आप आवाज बढ़ाए तो आपकी अच्छा होगा, मगर सुन पा रहा हूँ मैं आपको। ठीक, आवाज बढ़ा दें, मेरी आवाज उन तक अच्छे से जाए। तो ओवैसी साहब, स्वागत है पहले आपका। और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन ने 2 हफ्ते का और वक्त दे दिया है अब कि पूरे देश से जो राय जानी है वो और राय चली जाए। लेकिन आपने इस पर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखते हुए बहुत से मुद्दों को उठाते हुए आपने बताया कि ये क्यों गलत है या क्यों नहीं आना चाहिए। तो आज चाहूंगा मैं हमारे जरिए एक बार आपकी बात पहुंचे। क्या आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड में अभी तक जो कुछ भी किया गया, अभी कोई हमारे सामने मसौदा भी नहीं है, इसमें आपको क्या गलत नजर आ रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को देखेंगे तो उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑप्शनल होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा ये है कि ये बीजेपी की आदत है कि 2018 में भी लोकसभा के 19 के चुनाव से पहले उन्होंने इस बात की शुरुआत की इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए। अब फिर 2024 के चुनाव के लिए बहुत कम वक्त रह गया है, तो फिर बीजेपी ने उसको उठाया। तीसरा ये है कि जो जस्टिस BS चौहान का लॉ कमीशन, जो 21वां लॉ कमीशन था, जस्टिस चौहान ने कहा कि डिज़ायरेबल नहीं है। और उन्होंने एक बहुत अहम बात कही है कि अगर हम कल्चरल डाइवर्सिटी को, उन्हें कहा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और अगर यूनिफॉर्मिटी आप लाना चाहेंगे तो उन्होंने कहा ये हमारे भारत देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के थ्रेट होगा। चौथी बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सेकुलर लॉ हमारे पास है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जिसको अपने रिलीजियस लॉज को फॉलो नहीं करना है वो उसको फॉलो कर ले। पांचवी बात यह है कि इस देश की प्लुरलिज्म इतनी ज़्यादा है कि आप एक लॉ नहीं बना सकते इस देश के लिए। यही इस देश की खूबसूरती और ताकत रही है जी। तो इन चीज़ों को सामने रखकर हमारा मानना यह है कि भारत के संविधान में ऐसे कई डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर शराब की पाबंदी। आए दिन हम देखते हैं कि एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग नशे की हालत में टक्कर मारते हैं, लोगों की मौत होती है। बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिगर है कि करीब 1.5-2 लाख लोग सालाना मरते हैं भारत में, और शराब पीकर मर्द लोग औरतों पर जुल्म भी करते हैं। भारत की दौलत सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आज भारत की 50-60% दौलत से 15-20 पूंजीपतियों के पास है, उस पर बीजेपी की फिक्र नहीं है। तो इसीलिए हमने ये बात कही है। ओवैसी साहब, जैसा आपने कहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो और भी चीज़ें करने को कहते हैं, उसमें से एक UCC है। जहाँ तक उसका पॉलिटिकल एंगल है, ये सरकार तो ये कहती है कि देखिए हमारे ऊपर तो राम मंदिर के नाम पर भी और 370 के नाम पर भी यही इल्ज़ाम लगता था कि हम इस पर राजनीति करते हैं, लेकिन हमने वो काम करके दिखा दिया। ऐसे ही UCC हमारे एजेंडे में है और बहुत ज़माने से हमारे एजेंडे में है, तो हम पर कम से कम ये तोहमत तो आप ना लगाएं कि हम केवल चुनाव के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, सवाल आपके एजेंडे में है, वो जनसंघ से आपके एजेंडे में रहा है। फिर RSS तो शुरू से इसकी बात करती रही है। यह और बात है कि RSS के गोलवालकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ थे और RSS बात कर रही है, फिर जनसंघ जाकर बीजेपी हो गई। अब आपका एजेंडा क्या भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स से बड़ा है, जिसमें आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया, 26 में दिया गया, 29 में राइट टू कल्चर का राइट दिया गया। तो आपका एजेंडा तो कोई संविधान के फंडामेंटल राइट के बराबर तो नहीं है ना। आपका एजेंडा को तो कोई आसमान से आई हुई कोई आयत तो नहीं है। आपका एक पॉलिटिकल एजेंडा रहा। 9 साल से आप सत्ता में हैं। आपको अब क्यों याद आता है? 2018 में भी आपको याद आया।
2018 में भी आपको याद आया, फिर आप 2023 में आपको याद आ रहा है। जी ओवैसी साहब, अब प्रधानमंत्री ने भी जब बात इसकी छेड़ी थी भोपाल से, तो उन्होंने कहा था कि और सब बातों को छोड़ दें, ये मुद्दा यूसीसी का, ये इंसाफ का मुद्दा है, ये समानता का मुद्दा है कि एक कानून सब पर लागू हो। ये इसलिए भी जरूरी है और खास तौर पर महिलाओं को उनका हक मिले जो नहीं मिलता, उनका इशारा था। इस पर पहले भी कई बार बहस हो चुकी है। अब वो जैसे उन्होंने कहा, एक परिवार में अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं, एक मर्द के लिए और एक औरत के लिए, कि जायदाद में उसको आधा हिस्सा मिलेगा, इसको आधा हिस्सा नहीं मिलेगा, इसको मर्द के बराबर हिस्सा नहीं मिलेगा, ऐसी और तमाम बातें हैं। तो प्रधानमंत्री से हम ये आपके जरिए से बीजेपी को, प्रधानमंत्री को हम पूछना चाह रहे हैं, देखिए आपने हिंदू मैरिज एक्ट बनाया, हाँ आपने हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया, और उसी में आपने एक एक्सेप्शन दे दिया कि आदिवासियों पर अप्लाई नहीं होता। अच्छा, वो आदिवासी जो अपने आप को हिंदू मानते हैं उन पर आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो हिंदू लोग हैं उन पर एक लॉ नाफिज करने की बात तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जो आदिवासी हैं उन पर आपने एक्सेप्शन दे दिया हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में, हिंदू एडॉप्शन एंड गाइडेंस एक्ट में। अच्छा, तीसरी बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री जाकर ये बात, अब जैसा चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के आदिवासियों से कहिए, राजस्थान के आदिवासियों से कह दीजिए, छत्तीसगढ़ में कह दीजिए। अच्छा, प्रधानमंत्री बोलते कि दो कानून नहीं चलेंगे, तो झारखंड में आपके देखने वालों को ये जानकर हैरत होगी कि झारखंड में हमने एक कानून बनाया है झारखंड के आदिवासियों के लिए, छोटा नागपुर एक्ट। फिर हमने संथाल परगनस टेनेंसी एक्ट 1949 बनाया है। प्रधानमंत्री बोलते कि दो कानून नहीं चलेगा, तो गोवा में प्रधानमंत्री की बीजेपी की सरकार है, गोवा के मुख्यमंत्री से कह दीजिए कि हम पोर्चुगीज सिविल कोड को बंद कर देने वाले हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि दो कानून कहे चलेगा, तो हिमाचल प्रदेश में आप और हम एग्रीकल्चर लैंड खरीद नहीं सकते, उसको चेंज कर दीजिए आप जी। हाँ, तो ये ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। प्रॉब्लम ये है कि प्रधानमंत्री और उनकी आइडियोलॉजी और उनकी पार्टी इस देश के प्लुरलिज्म को नहीं मानते। ऐसा तो नहीं होने जा रहा भाई, अगर मुसलमानों में दफनाया जाता है, मौत के बाद हिंदुओं में जलाया जाता है, तो इसको तो कोई बदल नहीं देगा। अच्छा, एक मिनट। अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 सेक्शन 4, 5 रहेगा? सर, ये तो ड्राफ्ट आएगा तभी पता चलेगा, जिसमें हमने कहा कि शादी, अरे सुन तो लीजिए ना, आप सुन तो लीजिए। जब आप ही प्रधानमंत्री को कोट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को हम बता रहे हैं कि आपने दो कानून बना दिए ना। अच्छा, और एक बात सुनिए, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी यहां पर सेक्शन 5 में हमने कहा कि उन लोगों में, हिंदू भाइयों बहनों में शादी नहीं होगी जिसमें सपिंडर रिलेशन है। इसी को उठाकर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में डाल दिया, उसको सेक्युलर लॉ बोलते हैं। फिर आप बताइए ना देश को, फिर ये क्या है? आपका जो इनकंसिस्टेंसी है, आप बताइए। आप एक बात जान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में प्रधानमंत्री लफ्ज मणिपुर बोलने से डरते हैं। आप वहां पर करेंगे। नागालैंड में आज भी सीआरपीसी इंप्लीमेंट नहीं होता है सर, वहां पर सीआरपीसी इंप्लीमेंट करेंगे प्रधानमंत्री। सर, आपकी सरकार है ना, करिए। इनकंसिस्टेंसी कहां दिखाई देती है, मैं वो आपसे पूछना चाहता हूं। आपके बयानों में भी ऐसा लगता है सिलेक्टिव आउटरीच है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। हाँ, पूछिए। लोग कहते हैं कि भाई मुसलमानों के जो नेता हैं, जो कहते हैं पर्सनल लॉ पर हम लोग समझौता नहीं कर सकते, वही क्रिमिनल लॉ को मान लेते हैं देश के। कुरान में, हदीस में, उसमें तो क्रिमिनल लॉ पर भी सजाओं का अलग जिक्र है। मैं आता हूं, एक मिनट सुनिए, एक बात कर लेते हैं। एक सुन तो लीजिए ना सर, आप इतना लंबा सवाल मत करिए, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा आपका। एक मिनट सुनिए, आप बोलिए। मेरी एक बात सुनिए, आप इतने ज्ञानी एंकर हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैंने कई प्रोग्राम आपके साथ किए। एक बेहुदे किस्म का आप सवाल कर रहे हैं। सर, आप एक बात समझिए कि क्रिमिनल लॉ में अगर कोई मुझ पर, जैसा मेरी गाड़ी पर गोली चलाई गई, तो मेरा केस कौन लड़ेगा? मेरा केस लड़ेगी सरकार एक्यूज के साथ, हो गया ना।
अगर कल आपके ऑफिस पर जाकर कोई पथराव करेगा, अटैक करेगा, तो आपका केस आप नहीं लड़ेंगे, सरकार लड़ेगी। यह क्रिमिनल है। अच्छा, दूसरी बात, सिविल मैटर्स में, फैमिली मैटर्स में तो फैमिली लड़ेगी ना, उसमें सरकार का क्या रोल है बताइए आप। अच्छा, अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि नहीं हम इस्लामिक क्रिमिनल लॉ को इंपोज करना चाह रहे हो, तो अरे भाई आप हमारा जो फैमिली लॉ है उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे, आप क्रिमिनल लॉ को बर्दाश्त करेंगे। सर, आपको मेरा सवाल तो बेहुदा लगा? गलत है ना? आपको मेरा सवाल बेहुदा लगा? आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए था। नहीं, हाँ, अगर कोई सर पर्सनल लॉ भी वहीं से आ रहा है जहां से क्रिमिनल लॉ आ रहा है। अगर कोई मस्खरा, मैं सुना नहीं आपको, आप मेरी बात मुकम्मल करने दिए ना, आपकी बात मुझे सुनाई दी। आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। नहीं, देखिए, आप पूछ लीजिए, चलिए। सर, मेरा कहना है, अभी आपने कहा कि बेहुदा सवाल है कि क्रिमिनल लॉ को नहीं मानते हैं, पर्सनल लॉ को मानते हैं, सिविल लॉ को मानते हैं। मैं सिविल लॉ पर ही आपसे पूछ लेता हूं, आप बताइए इसमें बेहुदगी है या नहीं है। सिविल लॉ में अभी ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का कानून आया, आपने माना ना उसको? ट्रिपल तलाक का कानून आप मानेंगे? मेंटेनेंस पर शाहबानो के केस में 1985 में सरकार ने ओवरटर्न कर दिया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अभी 6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको वैलिडेट कर दिया। मेंटेनेंस पर आप देश का कानून मानेंगे? तलाक पर मंजूर, मेंटेनेंस पर मंजूर, बाकी चीजों पर कह देंगे नहीं। यह पर्सनल लॉ नहीं है क्या शरिया का? एक बात सुनिए, जिस वक्त संविधान बन रहा था उस वक्त आपसे और मुझसे ज्यादा काबिल लोग बैठे थे। उस वक्त 1937 एक्ट और 1949 के एक्ट को माना गया। अब आप कह रहे हैं कि सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस दिया जाता है। हम बिल्कुल लॉ है, वो नहीं कह रहा लॉ नहीं है। तीसरी बात यह कि आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं। आप देखिए, हिमाकत देखिए प्रधानमंत्री की। अगर शादी जो है इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है, और इस्लाम में ही डिवोर्स का कॉन्सेप्ट है। डिवोर्स अगर कहीं से आया तो इस्लाम में आया। आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को कह दिया कि उसको क्रिमिनलाइज कर दिया आपने। आज मैं आपसे बता रहा हूं कि रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी यह है कि डिजर्शन बढ़ चुका है। यही बात मैंने पार्लियामेंट में 3 मरतबा अपने स्पीच में कही। आप 3 मरतबा मेरी स्पीच को प्ले करा दीजिए। अभी मैंने कहा अगर आपको मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ करना है ना, तो आप शादी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप ये कंडीशन लगा दीजिए कि अगर कोई ये गुनाह करता है 3 वक्त एक साथ तलाक बोलने के लिए, तो आप उसका मेहर अमाउंट 300% करेंगे। और वायलेशन ऑफ कंडीशन इन कॉन्ट्रैक्ट विल लीड टू इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो। यहां पर आपने बर्डन ऑफ प्रूफ एक महिला पर डाल दिया। यहां पर आपने सिर्फ मुसलमानों को मैक्सिमम 2 साल सजा दे रहे हैं, दूसरे समुदाय को नहीं है। अब हो रहा क्या है, इससे डिजर्शन बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री क्रिमिनलाइज कर चुके हैं, यह उनकी हिमाकत है, और बाजा बजा रहे हैं। अरे भाई, रियलिटी देखिए आप क्या हो रहा है। सर, रियलिटी मैं आपको बताता हूं ना। मेरे स्टूडियो में 2 लड़कियां आई, मुस्लिम लड़कियां। दोनों को उनके पति ने 1 महीने में 1 नोटिस, दूसरा में दूसरा नोटिस, तीसरे में तीसरा नोटिस एक तरफा दिया, और तीसरे के बाद कह दिया कि तलाक खत्म हो गया। वकील का नोटिस भिजवाया। वो लड़की आज भी और दूसरी शादी भी कर ली लड़के ने। वो लड़की पुलिस के पास गई। पुलिस ने कहा कि मैं आपके बारे में आपकी सहायता इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि देश में कोई कानून ही नहीं है, आप पर्सनल लॉ से गवर्न है। मेरे पास आईपीसी का कोई कानून नहीं है जिसके तहत मैं आपका मुकदमा ले सकूं। बताइए। नहीं, एक मिनट। आपने कहा कि 1 महीने में 1 नोटिस जी, दूसरे महीने में दूसरी नोटिस, तीसरी महीने में तीसरी नोटिस जी, ये कहा ना आपने? बिल्कुल, ये कहा ना आपने। तो ये तलाक तो अलाउड है, एक तरफा तलाक अलाउड है। ये तलाक तो अलाउड है, ट्रिपल तलाक नहीं है। ये तलाक तो अलाउड है। सुनिए, नहीं, गलत बात, वन साइडेड नहीं है। जब आपको नोटिस दी जा रही है, देखिए ट्रिपल तलाक के ऊपर यह बहस में पॉइंट बन सकता है कि आपने कह दिया। यहां पर मैं आपको नोटिस जा रही है एक महीने में, दूसरी महीने में, तीसरी महीने में। दूसरी बात, जो पुलिस गवर्नर ने झूठ कहा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्यों नहीं बुक किया उसने? तीसरा 498 आईपीसी क्यों नहीं बुक किया आपने?
प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को सिर्फ यही नजर आता है कि मुस्लिम महिला पीड़ित है। अरे भैया, कानून का इस्तेमाल तो करिए। किसने रोका पुलिस ऑफिसर को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इस्तेमाल करने के लिए? मैं कहती हूं मेरी शादी टूटी नहीं, कौन सा कानून मुझे इंसाफ देगा? उसने दूसरी शादी कर ली। सुनिए, नहीं, गलत। देखिए, सुनिए मेरे बात, आप समझ नहीं रहे मेरे बात को। जब पहली नोटिस आई तो उसी वक्त आपको डोमेस्टिक वायलेंस में आप केस बुक करा सकते थे। और डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट की खासियत यह है कि वो महिला अपने हस्बैंड के घर में जाकर रह सकती है, मेंटेनेंस मिलता है उसको। और 498A आईपीसी आपने क्यों इस्तेमाल नहीं किया? हर महीने में एक नोटिस आई, यानी 3 महीने 90 दिन में, वो तो अलाउड है ना तलाक। और आपको कानून था, पुलिस का काम था कि डोमेस्टिक वायलेंस में केस बुक कराते। आप जिसको अलाउ कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल जायज है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मुझे मुकम्मल करने दीजिए। आप ये सर सुनिए तो सही, मुझे मुकम्मल। आप ये चाह रहे हैं कि मैं हिंदूज की तरह अपना तलाक दूं, यानी क्रूरल्टी दिखाऊं और मैं आपके राह पर चलता रहूं? नहीं सर, तलाक का कॉन्सेप्ट इंडिया में कहां से आया? मुसलमानों से आया ना, उससे पहले कहां था? नहीं सर, मैं नहीं कह रहा। और मैं क्यों हिंदुइज्म के तरीके को अपनाऊंगा तलाक देने के लिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं। और ये हिंदुइज्म का तरीका बिल्कुल मैं कह रहा हूं, ये देश बिल्कुल मैं कह रहा हूं। ये हिंदुओं का कानून कैसे हो गया? देश का कानून है। आप कह रहे हैं कि वो देखिए, सुनिए, आप का कानून लागू करती। नहीं, देश का कानून क्या है बताता हूं मैं आपको। सुनिए, देश का आपको कानून के बारे में नहीं मालूम, प्लीज पढ़ लिया करिए। आप जो बात कर रहे हैं, आप जो हिंदू और क्रिश्चियन लोग जो डिवोर्स देते हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम उसको अपना लें। क्यों अपनाएं भाई? क्यों अपनाएं उसको हम? मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, बिलीफ नहीं है मेरा। हां, अगर कोई इसका मिसयूज कर रहा है तो आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ऑलरेडी आपके लिए। सर, आप कह रहे हैं एक लड़की की शादी एक तरफा टूट रही है, उससे बिना पूछे तलाक हो रहा है। और आप कह रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस में यहां पर एग्रीमेंट ये सर यहां पर एग्रीमेंट ये हुआ था, 12 टीवी चैनल है कि आपसे शुरुआत करेंगे और 10-10 मिनट। अब वो दूसरे टीवी वाले तैयार बैठे हैं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे इजाजत दीजिए आप। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद आपका। असदुद्दीन ओवैसी, अभी भी उनका मानना यह है कि हम पर हिंदुओं का, दूसरों का कानून थोपा जा रहा है, हम उनका कानून क्यों माने? तो मतलब उनको यूसीसी लाने का मतलब यह नजर आता है कि इससे हिंदुओं के लिए जो नियम कानून कायदे बनाए गए हैं वो मुसलमानों पर थोपे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं, एक बहस का रंग ये भी है।